हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। होप कि सभी लोग मस्त होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को अच्छी करने के लिए। मैं प्रवीण सर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स जंक्शन पे। स्टॉप फियरिंग ऑफ फिजिक्स, स्टे ट्यून्ड एंड फॉल इन लव विद इट। As I said in my introduction, we'll start our 12th syllabus on 2nd of May. But unfortunately, due to some technical issues, we could not. So first of all, I apologize for this. And now since everything is arranged in proper manner, so I'll try my best to provide you at least one pre-recorded lecture every day ताकि आप अपनी स्टडीज को अच्छी तरह से कंटिन्यू रख पाए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज द कंपटीशन यू गोना फेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट डिस्कस्ड इन द चैनल्स इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज हम लोग 12th स्टार्ट कर रहे हैं। 12th में क्या ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बट ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 12th का इंपॉर्टेंस, सिलेबस क्या है और क्या हम लोगों को पढ़ना है और किस तरह से हम लोगों को एक प्रॉपर ऑर्डर में पढ़ाई करनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी स्टेट लेवल कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब के रिगार्डिंग एक छोटा सा समरी दूंगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड यूज दिस लॉकडाउन पीरियड इन स्टडीज एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स मोर कंक्रीट। दिस हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू ऑफ डियर। तो बच्चों, अगर हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 11th और 12th दोनों के ही सिलेबस से आएंगे। और इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि 12th से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 11th के सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसा एग्जाम का ट्रेंड देखा गया है कि अगर टोटल क्वेश्चन हम लोग 100% मान लेते हैं तो इसमें से 60% हमारे 12th के सिलेबस से होते हैं और 40% इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम 11th। हाँ, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्लाइटली चेंज भी कर सकता है। कभी ये 11th से 45% भी हो सकता है, 12th से ये हमारा 55% हो सकता है और कभी ये हम लोगों का थोड़ा और इंक्रीज भी कर सकता है, ये थोड़ा और डिक्रीज भी कर सकता है। इस पे हम लोग कोई हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं बना सकते। बट अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड, 11th के कंपैरिजन में 12th से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो जनरली ज्यादा होता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क्वेश्चन केवल 12th से होंगे, चाहे आप सीबीएसई, आईएससी, बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से हों। तो क्वेश्चन पूछने के मामले में 12th काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द सिलेबस, तो 12th जो है 11th के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 11th और 12th का सिलेबस का जो लेंथ है वो 50-50 है, क्योंकि 11th के अगर अकेले मैकेनिक्स को देखें तो 12th के कई सारे सेक्शन के बराबर हो जाएगा। लास्टली वन मोर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 11th के कंपैरिजन में 12th जो है वो थोड़ा इजी भी है, क्योंकि अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो उस हिसाब से 12th के थ्योरी को समझना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना
11th के कंपैरिजन में आपको इजी लगेगा, जो कि मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो आप सोचेंगे कि सर ने ठीक ही कहा था। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक ये जाना कि 12th कैसे क्वेश्चन पूछने के मामले में इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस का लेंथ भी छोटा है और ये इजी भी है। अब रही बात कि 12th में चैप्टर्स कौन कौन से हैं और पढ़ाई कैसे हम लोगों को एक ऑर्डर में करना है, तो उसकी लिस्ट मैं बताता हूं आपको। ओके, तो 12th को जनरली आपके समझने के लिए हमने 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पहला जो सेक्शन है यानी पहला जो पार्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। और जो दूसरा चैप्टर इसमें आएगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें कि कैपेसिटर और उसके कैपेसिटेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये आपका पहला सेक्शन है, पहला पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलेंगे। इसके अंदर हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। दूसरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में पढ़ना है। तीसरा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। और चौथा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा दूसरा सेक्शन हुआ। तीसरा जो सेक्शन है उसे हम लोग ऑप्टिक्स बोलेंगे। और इसमें हम लोगों को रे ऑप्टिक्स और इसके साथ हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के भी बारे में बात करना है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में। और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। दिस वन इज योर थर्ड सेक्शन और एल्स यू कैन से थर्ड पार्ट। और चौथा जो पार्ट है आपका वो है मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर भी हम लोगों को 4 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज ड्यूअल नेचर ऑफ
रेडिएशन एंड मैटर, सेकेंड वन इज atoms, third one is nuclei, and the fourth one is electronic devices. इन सब में भी नोट करने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए इसे राइट डाउन नहीं करना है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि 12th में क्या क्या चीज है। इन चारों सेक्शन में, इन चारों में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से ये जो दो सेक्शन है बच्चे, ये काफी ज्यादा बड़ा है इन दोनों के रिस्पेक्ट में, जिसमें कि आपके 11th के मैकेनिक्स का नॉलेज भी काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि सर मैकेनिक्स तो सही से पढ़े नहीं हैं या फिर पढ़े हैं तो भूल गए हैं, देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि जब मैं इस सेक्शन को स्टार्ट करूंगा तो उस समय तक आपको चैनल पे 11th के लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जब मैं इन सेक्शन को पढ़ाऊंगा और जहां भी मैकेनिक्स का यूज आएगा तो उस जगह पे मैं उसे डिस्कस कर दिया करूंगा। इसलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स जंक्शन, टू रिमूव फियर फ्रॉम फिजिक्स एंड मेक यू टू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहले कंपटीशन के अकॉर्डिंग जेई में इस सेक्शन से और इस सेक्शन से 25 में 9 to 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पूछे जाते हैं, जिसमें से कि अगर अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करें तो इससे 5 क्वेश्चन और इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। और ऑप्टिक्स से थोड़ा कम होता है, इससे 3 क्वेश्चंस होते हैं। इन दोनों के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है क्योंकि ऑप्टिक्स थोड़ा छोटा भी है। और मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं ये जेई मेन की बात करूं तो, अगर नीट की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन 4 है, इससे 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1 और 2 से 9 क्वेश्चन, 5 and 4, और ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मैं नीट की बात करूं तो। और जेई एडवांस की भी अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों का जेई एडवांस में काफी ज्यादा बोलबाला होता है। और फिर ऑप्टिक्स से भी और मॉडर्न फिजिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भले ही ऑप्टिक्स इन दोनों के और इसके भी रेस्पेक्ट में थोड़ा छोटा है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन सारे ही पार्ट को इक्वल वेटेज देता है। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इससे 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फ्रॉम दिस सेक्शन 15 मार्क्स, एंड फ्रॉम दिस 19 marks is being asked। और 3 मार्क्स एक चैप्टर ही है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिससे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि मैं अपने इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 यानी इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करने के बाद पढ़ाऊंगा, जिसका कि यूज मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी है
ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आप देखेंगे कि काफी यूज है इसका, और वेव ऑप्टिक्स में भी इसका इस्तेमाल काफी है। एक जगह पर जहां पे कि हम लोग वेव ऑप्टिक्स के लास्ट में पढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के पहले हम लोगों को मानना पड़ेगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो क्यों है उसके बारे में वहां पे रीजन भी हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो बच्चों 12th का जो सिलेबस है उससे जो क्वेश्चन पूछने के इंपॉर्टेंस हैं, चाहे हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो काफी ज्यादा है। और इसके सिलेबस मैंने पहले भी आप लोगों को कहे कि इजी भी है, और साथ ही साथ ये थोड़ा 11th के कंपैरिजन में छोटा भी है। बट स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पूछने के बेसिस पे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस और उसको पढ़ने का ऑर्डर का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचेंगे कि मॉडर्न से यानी कि इस सेक्शन से नीट में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को बच्चों कि बिना इस सेक्शन को कंप्लीट किए, बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी को पढ़े, ना तो हम मैग्नेटिज्म के कोई चैप्टर को सही ढंग से समझ सकते हैं और ना ही मॉडर्न के। ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे हम शुरुआत में भी स्टार्ट करें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस सेक्शन को कंप्लीट किए बिना आप इसे और इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, अच्छे ढंग से नहीं पढ़ सकते। बच्चों, चीजों को डेफिनेशन वाइज लर्न करना एक बात होती है, और उसे समझ के उसके न्यूक्लियस को जान के उसके ऊपर कंपटीशन लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना दूसरी बात होती है। इसलिए आप चाहे तो इस सेक्शन को भी पहले पढ़ सकते हैं, किसी भी सेक्शन को पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन वो फील आपको नहीं आएगा और क्वेश्चन बनाने में आपको कठिनाइयां आएंगी। क्योंकि बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जैसे कि 11th का मेजॉरिटी पोर्शन चलता था मास के ऊपर। अगर मास है तो बॉडी के पास इनर्शिया होगा, मास है तो फोर्स लगा और उसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मास है तो काइनेटिक एनर्जी आई, मास है तो मोमेंटम है, मास है तो कोलिजन हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 11th का पूरा जो मैकेनिक्स था, पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स था, वो हमारा मास के ऊपर डिपेंड करता था। यानी इसी के इर्द गिर्द ये घूम रहा था। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग 12th की बात करें बच्चों, तो 12th का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जिसके बारे में हम लोग अपने पहले सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर ही आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को। तो बच्चों, आप लोगों ने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यही चार्ज अगर मोशन में आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसे कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर वाले चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे।
और अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और यही चार्ज अगर हम लोगों का एक्सेलरेटेड हो, यानी कि v हम लोगों का यहां पे कांस्टेंट नहीं है, तो उस वक्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, जिसके बारे में आपने देखा था कि एक चैप्टर ही हम लोगों को यहां पे पढ़ाई करना है। और इसके बारे में काफी इस्तेमाल आपको मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स में भी लास्ट में होगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो इस डिस्कशन से बच्चों हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे वेक्टर, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम के बिना हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छी तरह से बिना पढ़े हम ना तो मैग्नेटिज्म को समझ सकते हैं और ना ही मॉडर्न को। इसलिए बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों को एक ऑर्डर में पढ़ाई करनी है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सीखेंगे और फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग स्विच कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। तो बच्चों अपने कॉपी और पेन को लेकर के आप अब बैठ जाइए और ऑप्टिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है? सर 11th में आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, तो हम लोगों को पता चला था कि लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। उसी तरह से सर ऑप्टिक्स में किन चीजों के बारे में पढ़ना है? तो ऑप्टिक्स में हम लोगों को लाइट के बारे में पढ़ना है कि लाइट क्या है, लाइट कौन कौन से फेनोमेना को एग्जिबिट करता है, फर्दर इसके नेचर क्या है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग हम लोगों को ऑप्टिक्स में डिस्कशन करना है। सो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। अब बात आई लाइट की, तो लाइट के बारे में हम लोगों को पहले इसके डेफिनेशन पढ़ने हैं और फिर इसके नेचर के बारे में एक जनरल डिस्कशन अभी करना है। पहले हम लोग लाइट के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और फाइनल डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हम एक जनरल डिस्कशन लाइट के रिगार्डिंग करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों को मालूम है, जो 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारे सेंसेशन ऑफ विजन को एक्साइट करता है। उसके अलावा अगर हम लोग किसी चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं तो ये अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर इसी चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एंड इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, यानी कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है।
जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। Hence, electromagnetic wave is produced by accelerated charge particles. ये हम लोगों को इन जनरल अभी मालूम रखना है। इसके बारे में डिटेल में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लेक्चर के बाद एक्सप्लोर करेंगे, जो कि एक चैप्टर ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके एग्जाम्पल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके जो जनरल सोर्स हैं वो सन है। तो ये इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज हैं, जिसमें कि ये जो विजिबल रीजन आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम विजिबल इसलिए है क्योंकि इन सारे वेव्स में से केवल यही रीजन ऐसा है जो कि हमारे विजन ऑफ सेंसेशन को एक्साइट करता है। ये सारे वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए गए हैं। इस विजिबल रीजन को हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर को कहते हैं। 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेट होता है। आप अलग अलग बुक में इसके वैल्यूज अलग अलग देखेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी का डाटा है कि अप्रॉक्सीमेट 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। और इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। Hence, from the discussion, we conclude that light is a form of energy which is an electromagnetic wave belonging to the visible region of electromagnetic wave series, whose wavelength is ranging from 400 nanometer to 750 nanometer approximately. ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, जैसे कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लोग इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लें और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि किसी भी चीजों का नेचर उसकी हरकतों से पता लगता है, यानी कि वो क्या फेनोमेना एग्जिबिट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा हम लोग इलस्ट्रेट करके चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। और लाइट के डायरेक्शन को हम लोग रे से शो करते हैं, जिसके बारे में हम लोग रे ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ये इलस्ट्रेट करके चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसे दिखाने के लिए हम लोग रे का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, लाइट के कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। सपोज आपने अगर एक बॉल को फेंका तो वो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। अगर पानी में आपने किसी बुलेट को फायर किया, ये मीडियम हमारा एयर है और ये मीडियम हमारा वाटर है, ये इंटरफेस है जो कि इन दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है। अगर किसी बुलेट को आपने इस वाटर में फायर किया तो पानी में टकरा के ये अपने डायरेक्शन को और वेलोसिटीज को चेंज कर लेती है।
बच्चों, अगर बॉल या बुलेट की बात करें तो सिंस कि दोनों के पास मास और मोमेंटम दोनों है, इसलिए ये दोनों पार्टिकल हैं। तो किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाना या किसी सरफेस में एंटर करने के बाद अपने पाथ और वेलोसिटी को चेंज कर लेना किसका नेचर है? पार्टिकल का नेचर है। ठीक इसी तरीके से अगर लाइट को हम किसी मिरर पे इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट रे इंसिडेंट करने के बाद वापस मिरर से टकरा के आ जाती है, जिसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रेवल करवाते हैं तो उसके पाथ और वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। यह एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है और इसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि अगर किसी ग्लास में एक पेन को हम लोग डालते हैं तो जो ऊपर पेन रहता है, जितना हिस्सा ऊपर रहता है और जितना हिस्सा पानी के अंदर होता है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन में हमको नजर नहीं आते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, यहां से हम लोगों को यह पता चलता है कि लाइट भी इसी पार्टिकल के तरह अपने फेनोमेना एग्जिबिट करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो लाइट के कुछ नेचर ऐसे हैं जो पार्टिकल के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं। तो पार्टिकल नेचर के बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी कुछ फेनोमेना हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट। ये सारे जो इफेक्ट हैं हम लोगों के पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑप्टिक्स के बाद वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो इफेक्ट हैं उनके बारे में हम लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो ये डिस्कशन से हम लोगों को पता चला कि लाइट पार्टिकल नेचर को एग्जिबिट करता है। अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लाइट के कुछ ऐसे फेनोमेना हैं जिसमें लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ना चल के बेंड कर जाती है। अगर हम किसी लाइट बीम को एक कार्डबोर्ड जिसमें कि बहुत ही छोटा सा होल बना हुआ है उससे पास कराते हैं, उसका साइज लगभग लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होने चाहिए। तो उसके कॉर्नर से टकरा करके ये स्ट्रेट लाइन में ना जा करके ये बेंड कर जाती है उसके कॉर्नर से, और ये रीजन हमको ब्राइट अपीयर होता है और ये रीजन डार्क अपीयर होता है। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइट रे का कॉर्नर से टकरा करके बेंड हो जाना ये एक वेव का प्रॉपर्टी है। जैसे आप वाटर के फ्लो को देखते हैं तो वो किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के उसके कॉर्नर से बेंड हो जाता है, उसी तरीके से लाइट भी अपने पाथ को कॉर्नर से टकरा करके बेंड कर लेता है। तो लाइट के कुछ फेनोमेना वेव के प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, etc। तो इस डिस्कशन से हमने कंक्लूड किया कि लाइट के कुछ फेनोमेना पार्टिकल के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं और कुछ फेनोमेना वेव के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं।
यानी लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। जब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो उस समय लाइट पार्टिकल नेचर को शो करेगा, और जब हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की डिस्कशन करेंगे तो उस समय इसके वेव नेचर एसोसिएट होंगे। Hence, finally we conclude that light possesses dual nature, particle as well as wave। जब हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेना का डिस्कशन करेंगे तो उस समय लाइट पार्टिकल नेचर को शो करेगा, और जिस वक्त इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फेनोमेना का डिस्कशन करेंगे तो वो वेव नेचर को शो करेगा। यानी कि ये सारे फेनोमेना पार्टिकल के बेसिस पर एक्सप्लेन होंगे और ये सारे फेनोमेना वेव के बेसिस पे एक्सप्लेन होंगे। ड्यूअल सिम कार्ड वाला फोन आप लोग देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जब एक सिम पे आपका कॉल आया हुआ है तो दूसरा सिम ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, यानी उस पे कॉल या मैसेजेस नहीं आ सकते। ठीक उसी तरीके से अगर दूसरा सिम आपका स्विच ऑन है, यानी उस पे अगर कॉल आ रहा है तो पहले सिम पे आपका कॉल या मैसेजेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जिस वक्त हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फेनोमेना का डिस्कशन करेंगे उस वक्त हमारा वेव कैरेक्टर एब्सेंट होगा, और जिस वक्त इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पढ़ेंगे उस वक्त पार्टिकल कैरेक्टर एब्सेंट होगा। इस नेचर ऑफ लाइट के बारे में अभी हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया हुआ है। इसके बारे में डिटेल में आइडिया हम लोग वेव ऑप्टिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त लेंगे। तो इस बेसिस पे जो हमारे ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कहलाता है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा है हम लोगों का वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों हम लोग किस चैप्टर की बात करेंगे, यानी किस टॉपिक की बात करेंगे, तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बात करेंगे। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके मैग्नीफाइंग पावर क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साउंड वेव। डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों को नेचर ऑफ लाइट के बारे में जरूरत रे ऑप्टिक्स पढ़ने तक नहीं है। ये बिल्कुल जैसा आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन, हाँ यहां पे क्वेश्चन के लेवल और इंक्रीज करेंगे, और रिफ्रैक्शन इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी इंक्रीज होंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के लिए न्यू है, तो रे ऑप्टिक्स जब तक हम लोग पढ़ेंगे उस वक्त तक हम लोग नेचर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा नेचर के बारे में जानने का। और वेव ऑप्टिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में पहले नेचर का डिस्कशन करेंगे,
कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल जो क्रिश्चियन हाइजेन ने दिया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर हम लोग जो है सुपरपोजिशन के जितने नतीजे होते हैं, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यही आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स है, जो कि अब हम लोग अगली लेक्चर से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और इस लॉकडाउन के पीरियड को आप अपने घर में रह करके ज्यादा से ज्यादा स्टडीज में लगाइए। क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना है, सारे लोग जानते हैं। तो 1965 और 1966 के दौरान ये वर्ल्ड एक पेंडेमिक से गुजर रहा था जिसका नाम प्लेग था। उस वक्त न्यूटन साहब महज एक स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। वो 1 साल तक घर के अंदर अपने आप को लॉक कर लिए और घर से ही सारे काम करने लगे। उस 1965 के पहले और 1965 तक उनके नाम के आगे सर नहीं लगा था, बट ये 1965 और 1966 के दौरान उसी 1 साल में उन्होंने आप जितने भी देखते हैं ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग और एप्पल के फॉल डाउन होने के पीछे जो कारण था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, मैथमेटिक्स में कैलकुलस के रिगार्डिंग काफी सारे रिसर्च किए और उन्होंने फिजिक्स में काफी सारे लॉज, मैथमेटिक्स में काफी सारे लॉज अपने पुटअप किए। उसके बाद उनके नाम के आगे सर जुड़ा। तो फ्रेंड्स, वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सर आइजैक न्यूटन कि प्रॉब्लम सबके सामने होते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम किस नजरिए से देखते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि धारा के डायरेक्शन में फ्लो करना तो एक पत्ते का भी काम है। इतिहास उसे ही याद रखती है जो धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा और साथ ही साथ इस लेक्चर में आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आए? आज तो इंट्रोडक्शन ही था, इसमें कौन से टॉपिक को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए वो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, बाय एंड टेक केयर।